देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा टॉपिक को पढ़ने से पहले ना आपको टॉपिक का वाइटलिटी हम बता देते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो मतलब आज का क्लास से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है नीट का एग्जामिनेशन में, हर साल आता एक क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स आपकी झोली में भरा जाएगा अगर आप आज का क्लास समझ जाए। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग इस फिगर से समझेंगे। एक फिगर हम यहाँ पे बना दिए हैं। फिगर इसलिए बना दिया ना क्योंकि ये सब चीज अभी क्लास के ड्यूरिंग करते टाइम बहुत ज्यादा चला जाता, तो अब 10-15 मिनट टाइम वगैरह और बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के साथ बनाना पड़ता है, तो फिगर एनसीईआरटी का फिगर है। ये फिगर का हेल्प से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, बहुत ही क्लासिकल तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे, इतना आराम से समझेंगे कि यहां से जो भी क्वेश्चन आने वाला होगा वो क्वेश्चन ये इस बात का कंफर्म है कि वो क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करेंगे और आपका 100% सही हो जाए। पहले हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, किस तरीके से, जो लोग बिल्कुल एकदम मान लीजिए कि पढ़वे नहीं किए हैं, बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही उठ-पुट के क्लास 11-12 में आ गए हैं, तो वो लोग के लिए भी एक अच्छा मौका है। हैं तुम ही लोग के लिए बोल रहे हैं, लड़का लोग के लिए अच्छा मौका है, जरा सा इधर ध्यान दो और जरा सा बात जरा सा बात समझिए। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल, नाम में ही इसका साइकिल है, एक साइकिल चलता है, यानी कि एक पूरा जो है कि बार बार अब उसका प्रोसेस को रिपीट करता है। ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन के अलावा और कुछ कुछ जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, जैसे कि एप्स हो गया है, जैसे कि गिबन हो गया, चिंपांजी हो गया, ये सभी के अंदर प्रेजेंट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये एक छोटा भाई है जिसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल, ESTROUS, ईस्ट्रस साइकिल। देखिए ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ह्यूमन का केस में, यानी कि प्राइमेट्स के केस में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि बाकी जो ऑर्गेनिज्म है ना, डॉग, कैट हो गया, रैबिट हो गया, डियर हो गया, काऊ हो गया, ये सब के अंदर होता है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल तभी होगा जब वो लोग का ब्रीडिंग सीजन चलता है, ब्रीडिंग सीजन के अलावा वो साइकिल नहीं चलता है। लेकिन ह्यूमन फीमेल के केस में क्या होता है, ये साइकिल हर मंथ चलता है, चाहे ब्रीडिंग हो चाहे ब्रीडिंग नहीं हो। ये प्राइमरी डिफरेंस है ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल किसके अंदर चलेगा, कैट हो गए, डॉग हो गए, काऊ हो गए, डियर हो गए, ये सब के अंदर चलेंगे ईस्ट्रस साइकिल। देयर इज नो ब्लीडिंग, There is no bleeding in estrous cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर चलेगा, ह्यूमन फीमेल के अंदर चलेगा, ब्लीडिंग तो यहां होता है। ये सब कुछ डिफरेंस है estrous साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के। हम लोग जो ह्यूमन है ना, हम लोग स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि हमारे अंदर ओव्यूलेशन जो है वो हर मंथ ओव्यूलेशन होता है, चाहे ब्रीडिंग, चाहे आपका कॉपुलेशन हो यानी कि कॉइटस हो तो भी होगा, कॉइटस ना हो तो भी ओव्यूलेशन निकल रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि काऊ हो गया, कैट हो गया, डियर हो गया, ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर ना जब भी कॉइटस होगा या तो उससे थोड़ा पहले या उसी दौरान या उसके थोड़ा बाद ओव्यूलेशन होगा। ये सब को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर। इंड्यूस किया जा रहा है, कॉइटस हुआ, कॉइटस का इंडक्शन की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है, ये सब को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर। लेकिन ह्यूमन है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, स्पॉन्टेनियसली अपने आप चलते जा रहा है। ये जो साइकिल है ना, ये ह्यूमन फीमेल जब प्यूबर्टी को अटेंड कर लेगी तब ये साइकिल स्टार्ट होगा, और जब तक उसका एज, देखिए प्यूबर्टी कब अटेंड करती है, लगभग 11 to 14 ईयर्स, हम लोग बोलते हैं 11 ईयर, 12 ईयर, 13, मतलब 11, 12, 13, 14 साल का एज तक में ये प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि वहां से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट हो जाता है। दिस कंडीशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क। हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क बोलते हैं। मेनार्क किसको बोलेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब स्टार्टिंग होगा, 11 to 14 ईयर्स के बीच में, 11 से 14 साल के बीच में। ये कभी भी ऐसा गारंटीड फिक्स्ड नहीं होता है कि 11 साल में स्टार्ट हो जाएगा, किसी का 10 साल में स्टार्ट हो जाता है, किसी का 14 साल, तो ये डिफर करता है, मेनार्क बोलते हैं। तो ये साइकिल जो है ना, ये मेनार्क से स्टार्ट होता है और 45 to 50 ईयर्स तक चलता है। जब ये साइकिल खत्म हो जाता है, जब ये साइकिल होना बंद हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज बोलते हैं। यानी कि एक फीमेल अपना मीनार्क से स्टार्ट हो जाता है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और चलता कब तक है, मीनोपॉज तक चलता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। मीनार्क से पहले वो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है,
यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, मेनोपॉज के बाद वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये जो मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द फीमेल है। इसी का हम लोग काउंट कर रहे थे कि कितना बेबी होगा और कितना एग निकलेगा। तो इसी रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर जो है लगभग 400 से 450 एग का रिलीज होता है। पर मंथ देयर इज अ रिलीज ऑफ 1 एग। मेंस्ट्रुअल वर्ड जो है ना, मेंसिस वर्ड से आया है, लिख देते हैं यहाँ पे MENSES, मेंसिस वर्ड से आया है। मेंसिस वर्ड का मतलब होता है ओपनिंग या माउथ या ब्लीडिंग भी इसका मतलब हो सकता है। मेंसिस वर्ड से आया हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग होता है इसके अंदर, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग बोलते हैं। ये साइकिल एक प्योरली हार्मोनल प्रोसेस है। हाँ, ये पॉइंट बहुत वाइटल है। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, ये जो 20 अच्छा कब तक कितना बड़ा साइकिल होता है, पर मंथ रिपीट करता है। किसी किसी के केस में 25 दिन का साइकिल हो सकता है, किसी के अंदर 28 दिन का हो सकता है, किसी के अंदर 30 दिन का हो सकता है। कोई ऐसा फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। नॉर्मल अगर एवरेज का बात करें तो लगभग 29.5 डे का, कितना दिन का बोल रहे हैं, 29.5 डे, 29.5 दिन का ये साइकिल एवरेज में चलता है। यानी कि सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा और कंप्लीट होके वापस वहीं से शुरू होगा। कितना दिन लग जाएगा, लगभग 29 दिन लग जाएगा। लेकिन इससे कम बेसी भी होते रहता है। देखिए एज के अकॉर्डिंग भी डिफर करता है और आपका न्यूट्रिशन वगैरह, स्ट्रेस वगैरह, ये सब चीज पे भी ये सब चीज डिफर करता है। फीमेल का जब एज कम रहता है ना, यानी कि जस्ट प्यूबर्टी के बाद का समय की अगर बात करें, उस दौरान ये जो साइकिल है ना ज्यादा लंबा चलता है। मतलब 30 डेज के लगभग भी ये साइकिल चलता है। जैसे जैसे फीमेल का एज बढ़ जाता है, यानी कि जब फीमेल अपना रिप्रोडक्टिव पीक पे होती है, मतलब अगर बात किया जाए कि 30-35 इयर्स के अंदर में होती है, तब उसका जो साइकिल है ना वो धीरे धीरे शॉर्टर होने लग जाता है। लगभग 27 दिन 28 दिन का साइकिल होने लग जाता है। लेकिन जो साइकिल है वो 25 डेज का भी हो सकता है। नॉर्मली देखिए एवरेज हम क्या बोल रहे हैं, 29.5 डेज का होता है। लेकिन आपको पता है सिर्फ 10 से 15% फीमेल को ही इतना दिन का साइकिल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल को जो साइकिल होता है दैट इज बिटवीन 25 to 30 डेज। तो हम लोग बोल देते हैं 25 डेज to 30 डेज का ये साइकिल चलता है। ये साइकिल अपने आप को रिपीट करता है इतने दिनों के अंदर। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर मून का भी तो साइकिल सर 28 दिन में पूरा होता है। कितने लोग सोचे हैं इस पॉइंट को, जरा बताइए तो। लूनर साइकिल, कितने लोग सोचे हैं इस पॉइंट को? लोग सोचे होंगे कि लूनर साइकिल जो है, यानी कि चांद, नया चांद जो आता है उसको भी आने के लिए नहीं बोलते हैं। हर 28-29 दिन के बाद अमावस्या आता है। हर अमावस्या एक बार आया, फिर 28 दिन के बाद फिर अमावस्या, या पूर्णिमा आया 28-29 दिन के बाद फिर पूर्णिमा। तो चांद का भी साइकिल 29-28 दिन का चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 28-29 दिन का चलता है। इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन दिस टू? नो, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस। हम लोग इसको अगर बोले तो ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ फीमेल का लाइफ देखिए इवोल्यूशन के साथ साथ ये सब घटना हुआ है। और मून का साइकिल के साथ ही जो है मेनली जो अगर बात करें ना, मेनली अगर बात करें कि मोस्ट ऑफ द फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है ना, यानी कि ब्लीडिंग फेज होता है ना, वो एक डार्क मून के समय होता है। हाँ, ये पता नहीं ये नेचर का क्या कमाल है, लेकिन मोस्टली जो फीमेल का जो ब्लीडिंग फेज चलता है वो चलता है जब मून का डार्क फेज चलता है। हाँ, है, लेकिन इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ये इवोल्यूशन के साथ साथ ये सब घटना हुआ होगा और फीमेल खुद को अडेप्ट की होगी ये सब चीज के लिए। जो भी है, अब बात समझ गए कि भैया 28 से 29 दिन का ये साइकिल चलना रहता है। हम ना आपको ये टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे, हम पूरा 28 दिन आपके सामने रख देंगे और एक एक दिन में हम लोग स्टडी करेंगे। इतना माइन्यूटली बात करेंगे, हर एक दिन पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर दिन पे हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए बोर्ड पे हम ना 28 दिन लिख दिए हैं। देखिए 29 दिन लिख दिए। देखिए एक दिन, एक 3-5 गैप दे करके लिखे हैं। 1 से लेकर के 29 दिन का साइकिल पूरा हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। है, और इस साइकिल में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। अब कैसे कैसे डिफरेंस होगा, मतलब इधर हम डेज लिख दिए हैं, पहला दिन से शुरू हो रहा है। अच्छा, पहला दिन किसको बोलेंगे सर, मतलब पहला दिन कैसे आप अंदाजे पहला दिन किसको बोल दीजिएगा? तो ये एक कस्टमरी रूल है, रीति रिवाज है। नहीं बोलते हैं बड़े सयाने कह के गए हैं, तो वही बड़े सयाने लोग कह के गया था कि पहला दिन हम लोग मानेंगे जिस दिन ब्लीडिंग का फर्स्ट डे होगा। हाँ, क्या बोले?
नहीं, दैट इज नॉट नॉर्मल। देखिए अगर अगर 30-35 दिन तक नहीं आया ना तो आप समझ, हाँ देखिए आप समझ जाइए कि ज़्यादा चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो चुका है अगर साइकिल स्किप कर गया है तो। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हुआ है, बहुत सारा स्ट्रेस फैक्टर की वजह से, न्यूट्रिशन वगैरह की वजह से, डेली लाइफस्टाइल की वजह से भी साइकिल डिले हो जाता है। अच्छा, ये इधर हम डेज लिख दिए हैं। अच्छा, और इधर हम कुछ कुछ चेंजेस लिखे हैं। देखिए पहले क्या लिखे हैं, पहले हम लोग लिखे हैं यूट्राइन इवेंट। आपको बताए थे हम क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले हम मैसेज किए थे कि भैया ओवरी वाला जरा पढ़ लीजिएगा। आप लोग पढ़े हैं? देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई, इतना आपको नहीं कीजिएगा ना तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एनटीए वाला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाला उठ के आएगा और बोलेगा लीजिए भैया नीट का 45 नंबर का क्वेश्चन में आया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। फिर भी आप लोग बोलेगा, तुम लोग बोलेगा कि दो यार नहीं पढ़ेंगे अभी। ये तो ऐसा बात हो गया ना, ये तो यही बात हम बता रहे हैं क्वेश्चन आने वाला है, पढ़ने बोल रहे हैं, फिर भी अगर नहीं पढ़ेगा तो चलिए ठीक। हम लोग पहले देखेंगे यूट्राइन चेंजेस देखेंगे, यानी कि अलग अलग डेज में यूटरस के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, यानी कि फीमेल का यूटरस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस, कहाँ कहाँ पे यूटरस में क्या क्या चेंजेस आता है। आपको स्ट्रक्चर का नाम सब कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। सारा वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब में, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्रीवियस जो वीडियो है ओवरी वाला और फीमेल का जो यूटरस वाला वीडियो है, ये दोनों अगर आप नहीं देखिएगा ना और सोचिएगा डायरेक्ट हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। वो दोनों वीडियो का आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखिए यूटरस में चेंजेस देखेंगे, ये जो कॉलम है ना, ये जो पूरा है ना, यहाँ पे हम लोग यूटरस में चेंजेस देख रहे हैं कैसे कैसे, और आपको डायग्राम को रीड करने बता रहे हैं, हाउ टू इंटरप्रेट दिस डायग्राम गिवन इन द एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओवेरियन इवेंट, यानी कि ओवरी के अंदर, ओवरी पे तो बात पिछले क्लास में कर चुके थे, ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसलिए तो बोले थे बहुत वाइटल है। तो ओवरी का भी इवेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में, यानी कि ओवरी में कौन कौन सा, ओवरी में तो हम लोग देखे तो 2 हार्मोन था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बोलिए तो जरा, ईस्ट्रोजन को कौन रिलीज कर रहा था? थीका इंटरना ऑफ द ग्रोइंग फॉलिकल्स। अरे वही कर रहा था ना, ग्रोइंग फॉलिकल्स का थीका इंटरना या ग्रेनुलोसा सेल रिलीज कर रहा था ईस्ट्रोजन। तो ग्रोइंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कर रहा था? क्या बात है यार फिरोज, बहुत अच्छा चल रहा है फिरोज यार, तुम्हारा ग्राफ अच्छा जा रहा है, तुम्हारा बात से हमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारा ग्राफ जो है अच्छा जा रहा है। अच्छा टाइम पे तुम ग्राफ पकड़ लिया, ग्राफ को आगे बढ़ाते रहो, जितना दम है ना पूरा अपना जान लगा दो। डू और डाई, या तो करेंगे नहीं तो मरेंगे। मरेंगे मतलब सुसाइड नहीं कर लेंगे, मरेंगे मतलब कि रगड़ रगड़ के मर जाएंगे। भूख प्यास नींद सबको त्याग करके मर जाएंगे, लेकिन ऐसा जो है कि पढ़ाई करेंगे तो पूरा जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी के अंदर ये सब हार्मोन का हम लोग जिक्र कर रहे थे। प्रोजेस्टेरॉन जो है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा था, और प्रोजेस्टेरॉन का रोल हम लोग बताए थे कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। जबकि ईस्ट्रोजन का अगर बात करेंगे ना तो ये आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्रिएट करने में हेल्प करता है, यानी कि फीमेल के अंदर जो आपका प्रेगनेंसी के लिए जो सब चीज का जरूरत है वो सबको बनाने के लिए, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये सब का साइज वगैरह को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करने का हेल्प करता है। ओवेरियन हार्मोन में चेंजेस देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन, यानी कि आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? जीएनआरएच जाएगा किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराएगा 2 हार्मोन, एलएच, एफएसएच। ये दोनों जाएगा फीमेल के किस में? ओवरी में है। और LH क्या कराता है, ये पॉइंट आप सीख जाइए, आपका साइकिल इजी हो जाएगा। LH जो है ना ओव्यूलेशन कराता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या बताए थे? 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितना दिन से ट्रेलर दिखाते हुए आ रहे हैं। हाँ, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग का, यानी कि क्या रिलीज होता है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में? सेकेंडरी oocyte। हाँ, जो ओवम बोलता ना, फोड़ देते खोपड़ी उसका ओवम। हालांकि हम भी देखिए ओवम बोल सकते हैं आप, हाँ, इट इज नॉट इनकरेक्ट बट मोर करेक्ट इज सेकेंडरी oocyte। ओके, एफएसएच का तो नाम में ही काम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल को ग्रो कराने में हेल्प करता है। तो ये 4 हार्मोन आपको समझ में आना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच। हार्मोनल प्रोसेस है ये पूरा का पूरा। अब हम लोग समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। देखिए पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को ना हम लोग ओवरऑल अगर बात करें 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए पहला जो फेज है ना, उस फेज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज।
यानी कि हम तो बोले पहला दिन किसको बोलेंगे, विच डे विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग। क्यों ऐसा, कहे कि उस दिन, वो दिन जो है ज्यादा इजी टू रिमेंबर होता है, इसलिए ऐसा कस्टमरी है कि यहीं से हम लोग जो है नंबर 1 डे बोलते हैं। अच्छा देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 4 पार्ट में, 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फेज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये 1 दिन से लेकर के मतलब कि लगभग ये पहला दिन से लेकर के 5वें दिन तक चलता है। पहला दिन से लेकर के चौथे या 5वें दिन तक लगभग 4 से 5 दिन का ये ड्यूरेशन होता है। इस फेज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज या मेंसिस फेज। इसी के अंदर ब्लीडिंग होता है। कितने दिन का ब्लीडिंग हो रहा है, देखिए ना, डे लिख दिए हैं 1, 3, 5, मतलब 1 से लेकर के 5 दिन तक। एवरेज का अगर बात किया जाए तो 4 से 5 दिन का ये ब्लीडिंग का फेज होता है। दूसरा फेज देखिए, जब ये 5वां दिन में जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, देन द सेकेंड फेज कम्स। अरे देखो ना, यहां से लेकर के 5वां दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज, देन यहां से लेकर के यहां तक, ये फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, काहे कि यहां पे फॉलिकल बनने स्टार्ट हो जाता है। ओवरी का बात कर रहे हैं, ओवरी में फॉलिकल बनता है। अरे प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल ना बन रहा है, इसलिए इस फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ होता है इस फेज में, यूट्रस का ग्रोथ होता है इस फेज में, और ओवरी के अंदर भी फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है। प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ये मिड डे, पूरा साइकिल को हम लोग एक मिडिल लाइन से डिवाइड कर दिए, इस पार और उस पार। ये 14th डे है, यहां पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन से पहले का तो प्री ओव्यूलेटरी फेज। चलिए, पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फेज फॉलिकुलर फेज, थर्ड देखिए इस डे पे हो जाता है ओव्यूलेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओव्यूलेटरी फेज। कितने दिन का होता है, अच्छा ये फॉलिकुलर फेज कितने दिन का होता है, ये होता है 8 से 9 दिन का, 8 to 9 डेज का होता है। इसके बाद आपका ये वाला फेज जहां पे आपका मेन ओव्यूलेशन होना रहता है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। कितने दिन का रहेगा ओव्यूलेटरी फेज, 1 दिन का रहता है। 1 के दिन में ओव्यूलेशन, कौन सा डे में, नॉर्मली 14th डे में है, नॉर्मली 14th डे पे। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के बाद का फेज। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया, ल्यूटियल फेज। 4 फेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग डिटेल पे बात करते हैं कहां पे क्या घटना हो रहा है। देखिए, आपको हम बता देते हैं, नीट 2020 में भी यहाँ यही से क्वेश्चन आया था, जो इतना दिन से हम चिल्लाते हुए आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन अभी हम आपके सामने पढ़ के सुनाएंगे और देखेंगे वो क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। पहले हम लोग समझते हैं यूट्रस में क्या क्या, सारा चीज को मिला करके समझे। देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज में तो ब्लीडिंग होता है, यानी कि इस जगह पे अगर हम लोग लिख दें यहां से यहां तक, क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। ब्लीडिंग हो जाएगा तो यूटेराइन लाइनिंग क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लड निकलता है, यूटेराइन का लाइनिंग वहां से उखड़ के निकल जाता है। हम तो बताए थे ना, स्ट्रेटम फंक्शनली का फॉर्मेशन हो जाता है, बताए थे ना, स्ट्रेटम बेसिलिस के ऊपर स्ट्रेटम फंक्शनली का लेयर बन जाता है। यहाँ पे आपका यूटेराइन का जो लाइनिंग है ना, वो लाइनिंग उखड़ जाएगा और ब्लड के साथ निकल जाएगा। इसी फेज को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या क्या मटेरियल निकलेगा भाई ब्लड में, यहाँ आप देखिए, आपका ब्लड निकलेगा। ब्लड कितना निकलेगा, एवरेज में अगर बात करें ना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक ब्लीडिंग फेज के अंदर जो ब्लड निकलता है लगभग 33 to 83 मिलीलीटर, 33 से लेकर के 83 मिलीलीटर ml ब्लड निकलता है। इससे ज्यादा अगर निकल रहा है ना, तो आपको आयरन युक्त खाना ज्यादा खाना चाहिए, काहे कि आपका एनीमिया होने का चांसेस वहां से बढ़ जाएगा। तो यहां ब्लीडिंग होगा। ब्लड में और क्या क्या रहेगा, एक तो ब्लड रहेगा, यूटेराइन लाइनिंग यानी कि स्ट्रेटम फंक्शनली का रेमिनेंट पार्ट प्रेजेंट होगा। इसके अलावा म्यूकस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कौन, जो इंतजार करते करते मर गई, हाँ, अनफर्टिलाइज्ड एग। हाँ,
अनफर्टिलाइज्ड एग, अरे अनफर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये सब चीज यहाँ पे आपका निकल गया बर्ड के थ्रू, ये सब चीज यहाँ पे निकल गया, 4 से 5 दिन का हो गया, तो यूट्रस का लाइनिंग यहाँ पे डिग्रेड करता है, इसलिए देखिए ना इधर यूट्रस ज्यादा ऊंचा ऊंचा बना दिए हैं, मतलब यूट्राइन लाइनिंग ज्यादा मोटा मोटा बना दिए हैं, यहाँ पे एकदम पतला सा बना दिए हैं। अच्छा, ओवरी के अंदर देखिए क्या होता है, ओवरी के अंदर कुछ नहीं होगा, आपका कॉर्पस एल्बिकन भी बन गया था, यहाँ से फॉलिकुलर फेज इसके बाद से स्टार्ट होगा। ओवरी के अंदर यहाँ पे कोई घटना नहीं होगा। हाँ, ये आपका धीरे धीरे करके जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा लेटर स्टेज में। अगर देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज का लेटर स्टार्ट स्टेज से अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्राइमर्डियल फॉलिकल से, प्राइमरी फॉलिकल से, सेकेंडरी फॉलिकल से, टर्शियरी फॉलिकल से, ग्राफिन फॉलिकल से, रप्चर्ड ग्राफिन, ये सब चीज धीरे धीरे ओवरी के अंदर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओवेरियन हार्मोन। इस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल फेज में आपका ईस्ट्रोजन भी डाउन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी डाउन रहेगा, LH भी डाउन रहेगा, FSH भी डाउन रहेगा। काहे? FSH का यहाँ क्या काम? कुछ नहीं, फॉलिकल बनाना नहीं है। LH का यहाँ क्या काम? कुछ नहीं। ईस्ट्रोजन यहाँ क्या करेगा? कुछ नहीं। प्रोजेस्टेरॉन का भी कुछ काम यहाँ नहीं है। सारा चीज यहाँ पे डाउन रहेगा इन द फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज। बोलिए पहला फेज से कोई डाउट है तो पूछिए। जो मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया देन स्टार्ट हो जाएगा हमारा फॉलिकुलर फेज। कितना दिन का चलता है? लगभग 8 से 9 दिन का चलता है। अच्छा, फॉलिकुलर फेज के अंदर आपका FSH का लेवल जो है धीरे धीरे राइज करने लग जाता है। LH का भी लेवल, FSH भी धीरे धीरे राइज करेगा, LH भी धीरे धीरे राइज करेगा। ईस्ट्रोजन, अच्छा बताइए ना, FSH धीरे धीरे राइज करेगा, FSH की वजह से ओवरी के अंदर फॉलिकल बनना राइज करेगा, फॉलिकल ज्यादा बनेगा। और फॉलिकल अगर ज्यादा बनेगा इस फेज के अंदर तो ईस्ट्रोजन ज्यादा नहीं निकलेगा। हाँ, तो इसीलिए इस फेज के दौरान ईस्ट्रोजन का इंक्रीज होता है। दिस इज वेरी वाइटल पॉइंट। लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस इन द फॉलिकुलर फेज। ये जो ग्राफ आप देखिए बहुत वाइटल ग्राफ है। हाँ, अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का क्या? प्रोजेस्टेरॉन का कुछ हो नहीं, थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा बहुत जो ग्रोइंग फॉलिकल है ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है और थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है। हालांकि आपको ग्राफ में NCERT में नहीं दिखाया है कि राइज कर रहा है, लेकिन हल्का सा प्रोजेस्टेरॉन राइज करता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन हल्का सा राइज, ईस्ट्रोजन तो बहुत ज्यादा राइज, LH और FSH भी, FSH खास करके ज्यादा राइज कर गया ये फॉलिकुलर फेज के अंदर। ओवरी क्या होगा? अच्छा, यूट्रस क्या होगा? यूट्रस को भी पता है कि अब फॉलिकल बन रहा है, धीरे धीरे बेडिंग बनाने का प्रोसेस हल्का हल्का करके धीरे धीरे चालू कर देता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन बन चुका है। ईस्ट्रोजन जैसे ही बनेगा तो हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी ये सब स्टार्ट कर देगा। देखिए यूट्रस आपका इतने मोटा बनाए थे पहले, फिर देखिए धीरे धीरे यूट्रस का मोटाई बढ़ रहा है। तो यूट्राइन चेंजेस थोड़ा सा बढ़ेगा। ओवेरियन चेंजेस के अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल ये सब फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल ये सब फॉलिकल बनेगा। है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा? थोड़ा सा राइज करेगा, ईस्ट्रोजन ज्यादा राइज करेगा, LH थोड़ा सा राइज करेगा और FSH ज्यादा राइज करेगा। ये घटना यहां पे हो गया। जब फॉलिकुलर फेज का लास्ट पहुंचते पहुंचते LH का लेवल धड़ल्ले से उठ जाएगा। देखिए जो ब्लैक इंक से जो हम बनाए हैं, देखिए आपको तो पता है ना LH क्या कराता है? ओव्यूलेशन कराता है। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। जो सब पॉइंट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, फॉलिकुलर फेज का लास्ट स्टेज आते आते ना, ये फॉलिकुलर फेज का जब लास्ट मतलब कि 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, ये 14th डे लगभग आते आते LH का लेवल पूरा राइज कर जाएगा। देखिए LH एकदम पूरा, FSH भी बढ़ रहा है, FSH तो पूरे में बढ़ ही रहा है, काहे कि FSH की वजह से ही फॉलिकल बन रहा है। तो यहाँ पे ओवरी में क्या फॉलिकल्स बन रहे हैं, FSH भी राइज कर रहा है, लेकिन LH एकदम 14th डे पे देखिए एकदम पीक पे बन गया, एकदम पूरा चढ़ गया है LH। और LH जैसे पूरा राइज कर जाएगा, जिसके वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल था क्या हो जाएगा? रप्चर्ड हो जाएगा। यहां से निकल जाएगा क्या? सेकेंडरी उस साइड। कौन सा स्टेज में? मेटाफेज 2। ये घटना यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ यूट्रस में क्या होगा? यूट्रस में धीरे धीरे बेडिंग खाली अच्छा ज्यादा और बेडिंग होने लग जाएगा। ये हो गया आपका ओव्यूलेशन ऑन द 14th डे। हालांकि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको हम ओव्यूलेशन डे को भी कैलकुलेट करने सिखा देंगे। कि ओव्यूलेशन डे को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा फॉर्मूला अवेलेबल करा देंगे हम आपको। अच्छा, ये चीज यहाँ पे हो गया। इसके बाद समझिए, अभी बताइए यहाँ पे क्या हो गया? 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन हो चुका है। LH पूरा पीक पकड़ा है, FSH भी पीक पकड़ा है, ईस्ट्रोजन भी इंक्रीज करा। देखिए ना, ईस्ट्रोजन इंक्रीज करा दिए हैं। क्यों इंक्रीज कराए हैं? क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल रिलीजेस ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन हल्का हल्का करके खाली बढ़ा हुआ है। इसके बाद आपका बोलिए ओवरी में क्या हुआ?
ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में क्या हुआ बताइए? अरे ओवरी में देखो, याद करो, ओव्यूलेशन हो गया, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए ये आपका बन गया, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। Cl कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। और कॉर्पस ल्यूटियम बनने की वजह से क्या रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन कहां गया, देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए कितना पीक पकड़ रहा है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे ल्यूटियल फेज में, इस फेज को हम लोग प्रोजेस्टेरॉनिक फेज भी बोलते हैं। दिस ल्यूटियल फेज इज कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरॉनिक फेज, जबकि फॉलिकुलर फेज को हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रोजेनिक फेज। काहे भैया? यहाँ ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा हो रहा है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा हो रहा है तो इसका इफेक्ट यूट्रस पे कैसा आएगा? देखिए यहाँ पे देखिए ना, यूट्रस को क्या कर दिए, देखिए और ज्यादा यूट्रस पूरा ज्यादा। यूट्रस को पता है कि यहाँ से एग रिलीज हो चुका है, अगर इम्प्लांटेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमको तो बेबी को यहाँ पे ग्रो कराने के लिए जगह देना पड़ेगा। तो देखिए ब्रीडिंग यहाँ पे ज्यादा होने लग जाता है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन थोड़ा सा राइज करता है बाद में, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा राइज करता है। FSH और LH धीरे धीरे करके कंपेरेटिवली अगर बात करें तो धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। ल्यूटियल फेज में धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। ल्यूटियल फेज आपका टर्मिनेट कर गया, आपका कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेन। कॉर्पस ल्यूटियम आपका, हालांकि पहले जो है कॉर्पस हिमोरैगिकन, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेन कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका खत्म हो गया, अब कहानी डिजनरेट हो गया, फिर से आपका नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। नया साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर से वही घटना। LH क्या? डाउन। LH डाउन, FSH वहां पे क्या किए थे? LH डाउन, FSH डाउन। देखिए प्रोजेस्टेरॉन भी डाउन जा रहा है धीरे धीरे करके। 23rd डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 23rd डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन, देखिए 23rd डे के बाद, बोले ना बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वाला ग्राफ है। 23rd डे के बाद ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगा। आपको यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको हार्मोन्स, आप देखिए पूरा साइकिल आपको रटना नहीं है। हाँ, पूरा साइकिल आपको रटना नहीं है। कुछ कुछ चीज जब आप समझ जाएंगे ना, अपने आप आपको सारा बात समझ में आ जाए। अच्छा चलिए, अब हम आपको नीट 20, अब एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, आपको हाँ इतना ही है, पढ़ा दिए। अब हम आपसे पूछते हैं नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। लिखिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, लिखिए क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लिख लिए, ऑप्शन डालिए। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। देखेंगे कौन आंसर देता है। ऑप्शन सी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH। क्वेश्चन पढ़ लो, रेडी रहो आंसर करने के लिए। ऑप्शन डी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH। बिल्कुल आप लोग सभी सही बोले। हाँ, अभी पढ़ाए तो अभी लग रहा है कि सही, लेकिन आप लोग इस ऑप्शन में क्या ढूंढ रहे होंगे? एक नॉर्मल व्यक्ति इस ऑप्शन में क्या ढूंढेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH को ढूंढेगा, लेकिन दिया है उल्टा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH, वो तो होगा नहीं। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH, वो भी नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन का हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। ईस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन जरूर हो रहा है। हाँ, जरूर हो रहा है ईस्ट्रोजन का। तो NCERT का ये फिगर से उठा करके क्वेश्चन दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, पढ़ाया गया इसी में से आएगा, लेकिन क्वेश्चन भयंकर, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने का जरूरत है। बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं हम लोग आज के लिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर